हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं ओवरऑल और स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको दिखाऊंगा, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपको यूजफुल रहेगा अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में। एसएससी ने कल एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि 27 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में आप सभी लोगों को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी के वेबसाइट पे लॉगिन करके फिल करनी है। ठीक है, और ये बहुत अजीब सी स्टेटमेंट एसएससी ने दी। क्यों हुआ क्या? बेसिकली देखो, आप टीयर 1 एग्जामिनेशन दिसंबर में हुआ था, 2 महीने के अंदर एसएससी ने टीयर 1 का रिजल्ट दे दिया। उसके 1 महीने के अंदर टीयर 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया। ठीक है, टीयर 2 एग्जामिनेशन आपका मार्च के स्टार्टिंग में हुआ था। अभी तक एसएससी ने टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, सीपीटी की क्या कट ऑफ जाएगी एसएससी ने ये नहीं बताया है। रिजल्ट आ जाता तो बच्चों को थोड़ा आइडिया लग जाता कट ऑफ से भी, कितने लोग कितने नंबर से ऊपर हैं, जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं उससे कितने लोग ऊपर हैं, या यूआर की जो कट ऑफ होती है उससे ये पता चल जाता है कि बाकी कैटेगरीज के लोग यूआर की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने एस्पिरेंट्स हैं। राइट, तो उससे रफ आइडिया लग जाता है और हम डेटा को बहुत अच्छे तरीके से मैप कर पाते हैं और एक एक्सपेक्टेड रैंक आप लोगों को बता पाते हैं। ठीक है, एसएससी ने इस बार कुछ भी नहीं किया और डायरेक्टली पोस्ट प्रेफरेंस मांग ली है। ठीक है, अब जो पोस्ट प्रेफरेंस जिसने भी भर्ती, इसके बाद कोई स्टेज ऐसी नहीं बची कि आप अपना कैंडिडेचर वापस ले सके या अपने डिसीजन को बदल सके। इसी के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले एसएससी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता था तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता था कि कैंडिडेट फॉर्म भरते टाइम ओबीसी कैटेगरी से भर दिया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर दिया, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है। ठीक है, तो उसमें वो यूआर में कन्वर्ट करा पाते थे, लेकिन अभी ये भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भर दिया आप उसी कैटेगरी में रहने वाले हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फाइनल सिलेक्शन के बाद होगा, तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो सिलेक्शन से डिबार होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें जो पोस्ट चाहिए, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम वो सही पोस्ट को ऑप्ट ना कर पाए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस टाइम पे उनके मार्क्स के बेसिस पे उन्हें कौन सी पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, टीयर 2 के बाद जो मैंने एनालिसिस किया था वो एक रफ एनालिसिस था, एक रफ आइडिया के लिए था कि हाँ इसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजन ले पाए, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डेटा जहां पे भी कलेक्ट किया जा रहा है आप उसके बेसिस पे अपने इंट्यूशन को यूज करते हुए आप एक एनालिसिस करके अपने लिए चूज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। एसएससी को यहाँ पे रैंक बतानी चाहिए इंडिविजुअल कैंडिडेट को। अभी तो ये भी नहीं पता चला कि मार्क्स कितने बने हैं। ठीक है, रोज स्कोर आया था, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा कि शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग थे हर एक शिफ्ट में, कुछ भी आइडिया नहीं है। और अभी इसी के बेसिस पे, रो स्कोर के बेसिस पे आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। दिक्कत पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं होती, दिक्कत होती है स्टेट सिलेक्शन में। ठीक है, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, मान लो आपने एक हायर ग्रेड पे की पोस्ट चूज कर ली। ठीक है, और उसकी स्टेट वाइज वैकेंसी जैसे अपने एंड पे डिक्लेयर नहीं करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास क्या हो जाए कि आपको पोस्ट तो मिल जाए लेकिन लोकेशन आपको अपने घर से इतनी ज्यादा दूर मिल जाए तो आप उस पोस्ट पे काम ना कर पाए। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एसएससी को यहाँ पे कम से कम रिजल्ट तो डिक्लेयर कर ही देना चाहिए था। मैं इसका ये बता देना चाहिए था सीपीटी की क्या कट ऑफ रखेंगे, जिससे कि एस्पिरेंट्स एक बेटर पोस्ट अपने लिए चूज कर पाते हैं। ठीक, और मैं तो हमेशा ही इस चीज के फेवर में रहा हूं कि एसएससी को रैंक लिस्ट देनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में आप सभी लोगों की रैंक मत बताओ, लेकिन पर्सन के इंडिविजुअल रैंक तो आप बता ही सकते हो। जब आप स्कोर कार्ड रिलीज करते हो तो पर्सन को ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी की रैंक 2 चीज दे दो, उससे काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट उन्हें चूज करनी चाहिए, कौन सी पोस्ट चूज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि ये वाली पोस्ट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो मेरे तो एसएससी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात ये एसएससी तक पहुंच रही है तो प्लीज आप एसएससी सीजीएल मेंस का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित कर दें। 27 तारीख से पहले घोषित कर दें, मतलब कल घोषित कर दें अगर हो पाए। और साथ ही साथ अगर हो पाया आपसे, आप जो स्कोर कार्ड बच्चों को रिलीज करें उसके अंदर उसकी रैंक लिस्ट भी दे दें, मतलब उसे इंडिविजुअल रैंक ऑल इंडिया रैंक दे दें, जिससे कि सीट वेस्ट होने से बच जाए। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार नहीं हो रहा है, सेकेंड पे फाइनल रिजल्ट आने के बाद होगा, तो काफी सारी सीट्स वेस्ट जाने वाली हैं। और एसएससी सीजीएल के काफी सारे एस्पिरेंट्स एमटीएस में भी हैं, तो एमटीएस की भी बहुत ज्यादा सीट्स इस बार वेस्ट जाएंगी, जिसका कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं है। एसएससी को एमटीएस में वेटिंग लिस्ट जरूर देनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अब आगे, सबसे पहले तो मेरे सभी एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो लोग ऑलरेडी किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपसे विनती है कि आप उस पोस्ट को या उससे लोअर ग्रेड पे की पोस्ट को ऑप्ट ना करें। ठीक है, कुछ लोगों का इशू हो सकता है कि लोकेशन चेंज करने के लिए वो पोस्ट ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के जेन्युइन इशू होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग पोस्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो मेरी विनती है कि प्लीज ऐसा ना करें। ठीक है, उससे किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। राइट, कुछ लोग जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्हें शायद कुछ मार्क्स से सिलेक्शन मिल जाए, वो रेस से बाहर हो जाएंगे इस वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते टाइम। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, अगर मान लो मैंने अपने जो एनालिसिस किया था मैंने उसमें ही कहा कि आपकी रैंक 10,000 से नीचे है,
ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली पता होगा कि हो सकता है नॉर्थ के अंदर आपको एक बेस्ट अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है, 4200 ग्रेड पे की, 4600 ग्रेड पे की, तो एटलीस्ट वो वाली पोस्ट तो आप फिल ना करें। तो आपको भी पता है कि उस पर लोकेशन नहीं मिलेगी, फिर भी आप ये मान के चलेंगे नहीं कि अब तक मिल जाए, इस चक्कर में आप भर दें और उसके बाद वो आप ज्वाइन भी ना करें, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचना और तभी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। जिस पोस्ट पे काम नहीं करना उसे बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमने सर्वे में भी देखा था कि काफी सारे रिपीटेटिव कैंडिडेट्स थे, लगभग शायद 10% के आसपास ऑलरेडी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी जॉब में वर्किंग थे, ठीक है। और अभी इसके बाद CHSL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, तो जिन लोगों को उम्मीद है CGL से मिल जाएगा, तो CHSL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग स्किप जरूर करें, ठीक है। ये तो ओवरऑल वैकेंसी एसएससी ने दे रखी थी अपनी साइट पे, ये वो सारा का सारा वैकेंसी का डेटा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF डाल दी जाएगी, वहां से आप एक बार इसे चेक कर लेना, ठीक है, किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी, और हर एक पोस्ट के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी अवेलेबल होनी चाहिए कि किस पोस्ट में क्या काम होता है, प्रमोशन एक्सपेक्ट कैसे हैं और बाकी सारी चीजें। बहुत सारी पोस्ट का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बाकी पोस्ट का भी मैं कोशिश करूंगा जितनी भी वीडियो डल पाए, ठीक है, जल्द से जल्द मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इन चीजों के बारे में देता रहूं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, OH, HH, वेज, इन कैटेगरी की वैकेंसीज भी दिख रही हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एज लिमिट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये CPT DST कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, कौन सी पोस्ट के लिए नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज कलर ब्रांड कैंडिडेट्स, ठीक है, कुछ लोगों को डिफरेंट कलर्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। आप गूगल पर सर्च करेंगे कलर ब्रांड कैंडिडेट्स के बारे में, तो आप चेक कर ले कहीं आप कलर ब्रांड तो नहीं है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए कलर ब्रांड कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, ठीक है, उस पोस्ट को आप ऑप्ट ना करें। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो सारी की सारी वैकेंसीज तो आप यहाँ पे देख ही लेंगे, ठीक है। आप ये थोड़ा सा गैस रखें कि कौन सी पोस्ट की जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ पे रहती है, उसमें ट्रांसफर्स होते हैं नहीं होते, होते हैं तो कितने टाइम के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल होना ही काफी नहीं होता कि बैकलॉग कितना है, कि एलिजिबल तो आप 3 साल के बाद हो गए, लेकिन क्या 3 साल के बाद आप ट्रांसफर ले पाओगे अपनी जो प्रेफर्ड लोकेशन है, या उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। हर चीज आपको सोचते समझते हुए ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, ठीक है। एक ये भी होता है कि अगर आप हायर ग्रेड पे पोस्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड या 3 साल का पीरियड आप कंप्लीट करें, प्रोबेशन पीरियड जनरली 2 साल का होता है, 2 या 3 साल का पीरियड एग्जैक्टली मेरे को क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उसके बाद अगर आप हायर ग्रेड पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप लोअर ग्रेड पे जाते हैं, तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलती है, आपकी सैलरी पहले जितनी होगी जो हायर ग्रेड पे भी नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखें। और जॉब लोकेशन अगर आपके लिए मैटर करता है, आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपको होम स्टे, अभी छोटी पोस्ट ले लें चाहे होम स्टेट में ही ले लें, उसके बाद अगले बार CGL से तो हम बेटर पोस्ट ले लेंगे नॉर्थ में ही, तो आप उस हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि UPSC की तैयारी करनी है और मैं रिमोट लोकेशन पे चला गया तो शायद वहां पे तैयारी नहीं हो पाएगी, यहाँ पे आपका अच्छा माहौल बना हुआ है, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, हर चीज को सोच समझ के ही फैसला लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप घर से दूर जाते हैं, अगर सैलरी में कुछ 10-12 हजार रुपए का डिफरेंस, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आप रूम रेंट पे लेंगे और चीजें करेंगे, तो थोड़ा खर्चा भी वहां पे बढ़ जाएगा आपका घर से। तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। अगर आपका घर है, ऐसे भी होते हैं एस्पिरेंट्स कि चलो मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, घर वाले अब ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, वो मेरे साथ चले जाएंगे दूसरे लोकेशन पे, तो फिर तो आप हायर ग्रेड पे भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें सोच समझ के ही आपको फैसला लेना होगा। तो एक कलर ब्लाइंडनेस वाला देख लेना, CPT DST वाला देख लेना हर पोस्ट के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो ये PWD वैकेंसीज होती हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये अलग से नहीं होती। जैसे अगर आप देखेंगे ना, ये अगर यहाँ पे 1260 वैकेंसीज लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पे आप UR SC ST OBC EWS को सम करेंगे तो 1260 बन जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली वैकेंसी जैसे OH कैटेगरी की 17, HH कैटेगरी की 17, ये इन्हीं कैटेगरीज में से ली जाएगी। डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी से पर्सन ने फॉर्म भरा था, वहां से ये वैकेंसीज डिडक्ट होंगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली। क्या ये चीज आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई? ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं कि जैसे आप स्टेट वाइज वैकेंसीज में दिखाऊंगा, तो जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी भी स्टेट वाइज वैकेंसीज आ जाती है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका अदर डिपार्टमेंट हो गए, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि PWD एस्पिरेंट्स को प्रायोरिटी दे दी जाती है। ठीक है, CBDT डिपार्टमेंट में मैंने ये चीज सुनी थी कि आप चाहे जैसे मान लो कोई दिल्ली का है बंदा PWD एस्पिरेंट और वो दिल्ली की PWD की वैकेंसीज खत्म हो गई है, ठीक है, तो भी उसे दिल्ली में रख लिया जाता है। जो हमारी वर्टिकल वैकेंसीज है उनसे कॉम्प्रोमाइज करते हुए, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और
हर डिपार्टमेंट का थोड़ा अलग अलग रूल होता है। जैसे पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट की मैं बात करता हूँ, उसमें ये सीन चल रहा था जब तक सीएचएस से रिक्रूटमेंट होता है, हो सकता है इस बार भी यही होगा कि अगर आप मान लो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी से पीएएससी की पोस्ट पा ली, मतलब पीएससी की जो कट ऑफ गई अनरिजर्व कैटेगरी की, आपने वो क्लियर कर ली और आपका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी पे हो गया, तो लोकेशन के टाइम पे भी आपको अनरिजर्व कैटेगरी ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि जीएसटी इंस्पेक्टर जो पोस्ट है सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर, सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया या फिर एग्जामिनर हो गया, उसके अंदर ये होता है कि अगर आपका सिलेक्शन मान लो यूआर कैटेगरी से भी हो गया और उसके बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस की बारी आएगी, तो या अगर आपको अनरिजर्व कैटेगरी से डिजायर्ड लोकेशन मिल गई तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आपको डिजायर्ड लोकेशन नहीं मिल रही और अगर आपको ओबीसी कैटेगरी से वो लोकेशन मिल सकती थी, तो आपको ओबीसी कैटेगरी से वो लोकेशन दे दी जाती है। ये मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, इसमें अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसे ही चल रहा है और अलग अलग पोस्ट के लिए रूल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें मेरिट के बेसिस पे आपको लोकेशन नहीं दी जाती, ठीक, जैसे सीजीडीए ऑडिटर हो गया, ठीक है, कहते हैं कि मेरिट के बेसिस पे नहीं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मेरिट के बेसिस पे ही लोकेशन देंगे, ऑल्दो उनका अपना इंटरनल मैटर आता है कि किस तरीके से वो जॉब अलॉट करेंगे। ऐसे सीबीआई हो गया आपका, आप आईबी में जाएंगे तो ये मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे लोकेशन नहीं दी जाती और इनकी स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर सीएजी ऑफिस की बात करूं जिसमें ऑडिटर की पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, नॉर्मल ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, आपका डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, इसके अंदर मेरिट के बेसिस पे आपको लोकेशन दी जाती है। लेकिन अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होगी कि आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम से आपने पढ़ाई करी और आपको उन्हें जरूरत है कि इस स्ट्रीम के बंदे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे होने चाहिए, तो वो उस हिसाब से भी आपको अलॉट कर सकते हैं, बाकी मेरिट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो हर पोस्ट का सिनेरियो अलग अलग रह सकता है, तो हम इसके ऊपर जैसे जैसे टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ जो भी मुझे इनपुट मिलेंगे वो मैं बताता रहूंगा। बाकी टोटल वैकेंसीज आपकी अभी तक 37,409 है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं वैकेंसी डिक्रीज हुई है, मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या मेरे को अभी क्लियरिटी नहीं कि वैकेंसी डिक्रीज हुई है नहीं हुई, तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। जो भी अभी तक डेटा है मैं उस हिसाब से सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4800 ग्रेड पे की कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की टोटल देख सकते हैं 4200 या 4600 ग्रेड पे की टोटल वैकेंसी कितनी है, 2800 ग्रेड पे की टोटल वैकेंसी कितनी है, 2400 ग्रेड पे की कितनी वैकेंसीज है, 4800 टू 4200 ग्रेड पे की कितनी वैकेंसीज है, टिल 2800 ग्रेड पे हमारे पास कितनी वैकेंसीज है और टोटल वैकेंसी कितनी है। तो हर अच्छे तरीके से मैंने बाइफरकेशन कर रखा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट है उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी की एज लिमिट होती है वो 27 साल तक होती है, ठीक है। उसके अलावा जो पोस्ट है 4200, 4600, 4800 इनमें जनरली 30 साल तक और जेएसओ पोस्ट के लिए 32 साल तक भी एज मान ली जाती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और था, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एग्जामिनर हो गया इन सीबीईसी डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी डिपार्टमेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे जाता हूं जिससे आप प्रमोट होके इस पोस्ट पे पोस्ट टैक्स असिस्टेंट से आप आगे बढ़ेंगे सीनियर टैक्स असिस्टेंट, जिसके या फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएसटी इंस्पेक्टर जो आप लगेंगे, ठीक है, उसके लिए भी शायद कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे एक मिनट देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे हमारे पास टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट में अच्छा एलिजिबल है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद प्रमोट होके आप बन जाएं तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप इंस्पेक्टर रिक्रूट हो रहे हैं तो आप कलर ब्लाइंड है तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। टीए सीबीआईसी लेने से पहले थोड़ा सोच लेना, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो प्रमोशंस हैं बहुत ही ज्यादा स्लो है जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसकी कट ऑफ भी मिनिमम जाती है टीए सीबीआईसी की, क्योंकि प्रमोशंस बहुत ही ज्यादा स्लो है, ठीक है। इंस्पेक्टर बनने में आपको 10 से 15 साल आराम से लग सकते हैं। बाकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई थी, आप एक बार उस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि आपके एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है, हमारे सर्वे में क्या रैंक थी आपके मार्क्स से, आपको वो आइडिया लगेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड वाला तो गलत हो सकता है, लेकिन हमारे सर्वे में मान लो आपके 10,000 रैंक है, तो ऑब्वियसली बात है कि 10,000 बच्चे तो मिनिमम आपसे आगे ही हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, कैटेगरी की और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है,
तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी ये मेरे एंड पे, ठीक है, जो भी मुझे लगा था 4800 या 4200 ग्रेड पे तक के लिए मिनिमम कट ऑफ इतनी होगी और 2400 ग्रेड पे के लिए मिनिमम कट ऑफ इतनी होगी। एओ के लिए भी मैंने एनालिसिस किया था, वो शायद मैं यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी पीडीएफ के अंदर ये चीज भी मैंने डाल दी है, एक प्लेलिस्ट जिसके अंदर आपको एसएससी एग्जाम से रिलेटेड काफी सारी पोस्ट, जैसे इनकम इंस्पेक्टर हो गया, पोस्टल असिस्टेंट हो गया, ऑडिटर इन सीजीडीए हो गया, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं उनके इंटरव्यूज मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, और कुछ पोस्ट के बारे में जिसमें पर्सन खुद आके नहीं बता सकता, ठीक है, जॉब के बारे में, क्योंकि अलाउड नहीं होता है डिपार्टमेंट से, तो वहां पे कुछ चीजें मैंने खुद से बता रखी है आपको, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे ईडी के बारे में है, सीबीआई या और पोस्ट के बारे में थोड़ा आपको दिखेगा, तो आप इस प्लेलिस्ट से वो देख सकते हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां से आप कंफर्टेबली ये सारी चीजें देख पाओगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करता हूं, तो आप देखेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है, टोटल 450 वैकेंसीज अभी तक हैं, और यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको टोटल दिखेंगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, उसकी टोटल स्टेट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 88 वैकेंसीज है, बाकी स्टेट्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये अकाउंटेंट इन पोस्टल डिपार्टमेंट, इसके अंदर जो स्टेट वाइज वैकेंसीज है आपने टोटल 98 सॉरी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसीज है ये, तो स्टेट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है, ठीक है। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, 19,676 वैकेंसीज है, इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, बल्कि 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट के बारे में शेयर की हुई है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई वीडियो डालनी होगी इससे रिलेटेड तो मैं अलग स्टेट के पर्सन से वो वीडियो भी डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी वेट आप किसी भी चीज का नहीं करें, इस टाइम पे वेट करने का टाइम गया। काफी लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे, सर इस चीज के बारे में बता दो। देखो, मुझे अगर कुछ भी आइडिया होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं, ठीक है, ठीक है। मैं कभी भी किसी भी चीज में पार्शियलिटी नहीं करता हूँ कि नहीं ये अपना है, ये नहीं है, एंड ऑल दैट, ठीक है। मेरे लिए सब आप सभी लोग बराबर हो, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर मैं जितना भी कर पाऊंगा अपने एंड पे करूंगा, लेकिन ज्यादा अगर मैं डीप में घुसूंगा तो मतलब ज्यादा पर्सनल बात करूंगा तो हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे जो रेलिवेंट वीडियो डालनी चाहिए मैं वो ना डाल पाऊं, क्योंकि टाइम वहां स्किल हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने ये सारे के सारे आरटीआई जो है मेरे साथ शेयर करा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाला था, वहां पे आप सभी लोगों ने, वहां पे मेल आईडी दी थी, वहां पे आप सभी लोगों ने बताया कि इस पोस्ट की इतनी इतनी स्टेट वाइज वैकेंसी थी, तो वहीं से मैंने डेटा कलेक्ट किया। कुछ मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई थी, तो उन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए सारा का सारा डेटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एग्जामिनर की किस स्टेट की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आप वो देख सकते हैं, जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या त्रिपुरम की आप इतनी वैकेंसीज देख सकते हैं। उसके अलावा टोटल अगर मैं सम करता हूँ इन चारों स्टेट्स की वैकेंसीज का तो इतना बन रहा है। एसएससी ने अपने नोटिस के अंदर इतनी वैकेंसीज दी है, तो हो सकता है कि बचे हुए जो गोवा और विशाखापट्टनम है इसके अंदर इतनी वैकेंसी, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। बाकी इनमें देखो जो भी स्टेट वाइज वैकेंसीज है इनमें चेंजेस आ सकते हैं इन फ्यूचर, टोटल वैकेंसीज में भी एसएससी भी चेंज कर सकता है, जब तक फाइनल वैकेंसीज नहीं आती कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है तो एक रेफरेंस के लिए आप इसे यूज करें। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे हमारे पास किसी एस्पिरेंट ने ही मुझे भेजा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, मतलब सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर कभी भी स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं डिक्लेयर की जाती, राइट। फाइनल सिलेक्शन के बाद ही वो स्टेट वाइज वैकेंसी बताएंगे, उसके बाद आपको वो भरना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्टेट चाहिए, प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एस्पिरेंट ने मुझे भेजा कि दिसंबर 2022 1 दिसंबर 2022 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एसएस मतलब सैंक्शन स्टेट की कितने लोगों की जरूरत है जो काम करेंगे, ठीक है। और ये एमआईपी हो गया हमारे पास मैन इन पोजीशन कि कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एजी के अंदर आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 75 और टोटल 72 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बचे कितने लोग, 3 लोग। तो यहाँ पे 3 वैकेंसी हमारे पास हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है 3 है, क्योंकि ये कब का डेटा है, ये 1 दिसंबर 2022 का डेटा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एसएससी सीजीएल 2020 का रिजल्ट कब आया, हमारे पास शायद अक्टूबर के एंड में आया था, ठीक है। तो 1 दिसंबर तक उनकी भी एलोकेशन नहीं हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे लगता है। और अगर मैं आगे बात करता हूं सीजीएल 2021 का रिजल्ट तो अभी आया था, ठीक है।
तो उसकी भी एलोकेशन नहीं हुई है। तो इन दोनों सालों में जो वैकेंसी फिल की गई है वो यहाँ पे मैन इन पर्सन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, मैन इन पोजीशन, सॉरी इट्स मैन इन पोजीशन एंड सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो मतलब डिपार्टमेंट को 75 लोगों की जरूरत है, 42-72 तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ लोग हो सकता है इसके बाद 1 दिसंबर 2022 के बाद रिटायरमेंट हो गई हो कुछ लोगों की, और 2020 के और सीजीएल 2021 के लोग इसके अंदर जुड़े भी हों। तो जो वैकेंसीज होंगी वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को ऐड करेंगे 72 में और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको एक रफ आइडिया लग सकता है कि कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं। और उसमें भी जरूरी नहीं कि सारी की सारी एसएससी इस बार ही फिल कर, ठीक है। सेक्शन स्ट्रेंथ का जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एओ की बात करें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें, 2020 का जो कैंडिडेट्स नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है, उनका सारा का सारा डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो हम टोटल निकाल सकते हैं कि किस स्टेट में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज 2020 की मिल जाएंगी, जो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ऐसे डिविजनल अकाउंटेंट की, फिर ऑडिटर की। 2021 का तो शायद अभी डेटा आया है नहीं आया, मैं अभी देखना पड़ेगा वो, तो इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया लग सकता है कि कितनी कितनी वैकेंसी में भी हो, ठीक है, क्योंकि सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से यही वैकेंसी जो होंगी जो फिल करनी होंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है इन सिविल अकाउंट्स ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो आप ये भी एक बार देखेंगे। टोटल अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो स्ट्रेंथ है वो 9000 समथिंग कुछ लोगों की है, और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की भी काफी 2300-2400 लोगों की टोटल कैडर स्ट्रेंथ है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, तो अलग अलग होते हैं, इसमें सारा दे भी नहीं रखा, ठीक है। तो आप ये सारा का सारा एक बार चेक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन मे भी आपको कुछ आइडिया लग जाए कि किस स्टेट में कितनी हो सकती है। ऐसे अगर डिविजनल अकाउंटेंट की बात करें तो टोटल सैंक्शन स्टेट डिवीजन अकाउंटेंट की ये है, और मैन इन पोजीशन जो है वो ये है, ठीक है। तो इससे मतलब ये तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि लगभग कितने कितने लोग हो रहे होंगे, ठीक है। स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, लेकिन निकाला जा सकता है थोड़ी सी मेहनत करके, शायद आइडिया लग जाए, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा। तो ये बाकी और आप देख सकते हैं ऑडिटर की है, ऑडिटर और अकाउंटेंट की, ठीक है, ये ऑडिटर अकाउंटेंट की है, ठीक है। आप देखिए दिल्ली जैसे यहाँ पे है, या फिर कोई भी आप कोई और स्टेट देखेंगे जैसे न्यू दिल्ली, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मैं एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा जिसमें और डिटेल में हम कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी अपने कान खुले रखें, अपना मैक्सिमम टाइम अगर आपने एसएससी सीजीएल 2022 में अच्छा स्कोर किया है तो इसी पे लगाएं कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सही हो सकती है, ठीक है। मिसगाइड भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट है, ठीक है, उन्हें वो वाली पोस्ट चाहिए, तो वो उस पोस्ट की बुराई करेंगे बहुत ज्यादा, उस पोस्ट के बारे में नेगेटिविटी फैला देंगे। नेगेटिविटी इसलिए फैला देंगे क्योंकि अगर नेगेटिविटी एक बार मार्केट में फैल गई तो बच्चे उस पोस्ट को ओप नहीं करेंगे, और अगर उस पोस्ट को ओप नहीं करेंगे तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट पे सिलेक्शन ले लेंगे। तो आंख बंद करके किसी की बातों पे भी आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे मैं दे रहा हूं चाहे कोई और भी दे रहा है, तो उसे डबल वेरीफाई करके कोशिश करो कि क्या एक्चुअली में ऐसा है या नहीं है। और इन्फॉर्मेशन भी वेरी करती है, कोई पोस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अच्छी तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेकार हो सकती है। जनरली एक चीज और होती है, अगर आप किसी सिलेक्टेड लोग का इंटरव्यू देख रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब में काम कर रहा है, तो वो कभी भी डिपार्टमेंट के बारे में गलत बातें नहीं बताएगा। गलत बातें इन द सेंस कि नेगेटिव्स के बारे में बात बहुत ही कम होगी, ज्यादातर सिलेक्टेड लोग पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो हो सकता है आपको न्यूट्रल ओपिनियन ना मिले, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इन पर्सन बात करेंगे तो वो बता देंगे कि हाँ इस पोस्ट में ये बुराई है, ये अच्छाई है एंड ओल्ड है। लेकिन जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे किसी पर सिलेक्टेड एस्पिरेंट के इंटरव्यू की, या फिर वो अपनी पोस्ट के बारे में बता रहा होगा, तो इट कैन बी बायस्ड, ठीक है। तो बायसनेस आपको हो सकता है ना पता चले, तो आप यू कैन गो थ्रू मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। जितना भी टाइम मिले, जो भी आपके कनेक्शन में सिलेक्टेड लोग हैं उनसे बात करो, ठीक है। कनेक्शंस के जो लोग होंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको डिपार्टमेंट के बारे में बता पाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया का टाइम है, कुछ ना कुछ अपनी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ कोशिश करो कि लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहो, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, आप
आपसे यही बता लेता हूं, अगर हो पाया तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी बता पाऊं, अगर बनाई तो फिर से वीडियो। बाकी ये है कि थोड़ा सा अपने एंड पे सर्च करते रहना, ठीक है। बहुत ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करनी है, जल्दी मत करना कि 27 तारीख को खुला 27 को ही भरना है। 1 मई को तो वेट मत करना, उस दिन सर्वर इशू आ सकता है, ठीक है। आपको मैक्स टू मैक्स आप 30 तक खींच सकते हैं, 30 तक भी नहीं, 29, 28, 29 एक सेट परफेक्ट टाइम रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने का। अगर आप क्लियर हैं, क्लियर नहीं होते तो 30 तक आपको भर देना है, ठीक है। 1 मई का वेट नहीं करना है कि 1 मई को ही पोस्ट प्रेफरेंस आखिरी दिन भरेंगे, सर्वर इशू की वजह से हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।